हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फन एंड चिल। सो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ प्राइम वीडियो की न्यू वेब सीरीज सिटाडेल हनी बनी को। आपने द फैमिली मैन का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही जिसे बनाने वाले हैं राज और डीके, जिनकी स्पाई सीरीज एक बार फिर से धमाल मचाने वाली है। सो फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए आज के इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सो इस सीरीज की स्टार्टिंग होती है नैनीताल से और इस समय टाइम है ईयर 2000। यहाँ हम देखते हैं हनी और उसकी बेटी नादिया को स्कूल जाते हुए। अब नादिया जो सुबह 6 बजे उठ चुकी है जबकि स्कूल 7 बजे है, वो थोड़ी चिड़चिड़ी है और अपनी माँ से मजाक करती हुई बोलती है कि वो बड़ी होकर स्कूल की प्रिंसिपल बनेगी। हनी मजाक में कहती है, तुम तो कुछ दिन पहले ट्रेन ड्राइवर बनने वाली थी। नादिया हंसते हुए जवाब देती है, अरे ट्रेन चलाना तो कोई भी कर सकता है, मैं तो बच्चों को नींद देने के लिए स्कूल से छुट्टी दिलवाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि हनी अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ने जाती है और जाते समय वो 3 चीज़ें उससे पूछती है। पहली, क्या तुम हमेशा अलर्ट रहोगी? नादिया जवाब देती है, हाँ मैं अलर्ट रहूंगी। दूसरी, किसी को बुली मत करने देना। तो नादिया बोलती है, नहीं किसी को बुली नहीं करने दूंगी। और तीसरी, सबसे पहला पंच तुम ही मारोगी, समझी? नादिया मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल। अब हमें समझ में आता है कि ये माँ बेटी सिर्फ स्कूल की स्टाइल में ही नहीं बल्कि पूरी तरह से एक एजेंट की फैमिली है। फिर हम देखते हैं कि हनी नैनीताल के एक छोटे से कैफे में काम करती है विवेक के साथ। विवेक उसका बिजनेस पार्टनर और अच्छा दोस्त है। हनी बड़े आराम से बात करते हुए कहती है, हमारे इस बिजनेस को थोड़ा और एक्सपेंड करना पड़ेगा, बैंक से लोन अप्रूव कराना पड़ेगा। विवेक हंसते हुए जवाब देता है, कुछ भी हो जाएगा, तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में काम करके मेरा बिजनेस भी बढ़ रहा है तो कोई टेंशन नहीं। तब हनी कहती है, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है, कैफे के लिए सामान लेने जाना है। और ऐसा कहते हुए वो बाजार चली जाती है। अब जैसे ही वो बाजार में सामान खरीद रही होती है उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो मुड़कर देखती है तो वो शख्स एजेंट जैसा ही लगता है। हनी तुरंत अलर्ट हो जाती है और पेजर के जरिए अपनी बेटी को एक मैसेज भेज देती है, प्ले। इसका मतलब नादिया को अब कुछ एक्शन लेना था। अब नादिया अपने स्कूल में बैठी नहीं रहती, वो चुपचाप स्कूल से निकल जाती है और एक लड़के को चॉकलेट देकर उसका ड्रेस बदलवा कर पूरी तरह से हनी की ट्रेनिंग से तैयार हो चुकी लड़कियों जैसी हो जाती है। हनी की ट्रेनिंग का असर उसमें साफ नजर आता है। वहीं दूसरी ओर हनी बाजार से भागने लगती है लेकिन वो एजेंट उसका पीछा करता है। नादिया जो अब स्कूल से बाहर निकल चुकी थी सीधे सिनेमा हॉल जाती है और पेजर पर अपनी माँ को बताती है कि वो सिनेमा में बैठी है। ये चतुराई ट्रेनिंग से तो आती है। सिनेमा में बैठकर नादिया आराम से मूवी देख रही होती है जबकि हनी उस एजेंट से बचते बचते दौड़ रही होती है। अब हनी को ये समझ में आ जाता है कि वो घर तक नहीं पहुंच पाएगी और अपनी बेटी को भी रेस्क्यू नहीं कर पाएगी। तो हनी फैसला करती है कि अब इस एजेंट को ही टेक डाउन करना पड़ेगा। वो एक दुकान से हथौड़ा लेकर उस एजेंट के पीछे दौड़ पड़ती है, लेकिन तभी एक और आदमी आकर उस एजेंट को पंच मारकर बेहोश कर देता है। और फिर ये क्या, वो हनी को किडनैप कर लेता है। अब क्या होगा? कौन बचाएगा हनी को और क्या नादिया अपनी माँ को बचा पाएगी? ये ट्विस्ट तो अभी और भी दिलचस्प होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 आदमी गाड़ी चला रहे होते हैं और डिक्की में होती है हनी, पूरी तरह से घायल और बेहोश। ये सीन एकदम दिल दहला देने वाला है और आपको देखकर ये लगता है कि हनी अब तक किस खतरनाक हालात में फंसी हुई है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम ईयर 1992 के बम्बई में पहुंच जाते हैं। अब जैसा कि आपने देखा, ये सीरीज 2 टाइमलाइनों में चल रही है, एक है 2000 और एक 1992। 1992 में हम बनी को देखते हैं जो पेशे से एक स्टंटमैन है और हीरो का बॉडी डबल भी। ये बनी बिल्कुल एक्शन हीरो जैसा है, बाइक पर ढलान से उड़ता है और गोलियों से भरे एक्शन सीन करता है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद उसे ढेर सारी तारीफें मिलती हैं। स्टंट खत्म होने के बाद बनी अपने दोस्तों लूडो चाको और रिपीट स्टंट खत्म होने के बाद बनी अपने दोस्तों लूडो चाको और बाकी दोस्तों के साथ मिलता है। लूडो कहता है, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। बनी उससे कहता है, ठीक है थोड़ी देर में मिलते हैं, इस वक्त ये जगह सही नहीं है। दूसरी तरफ हनी फिल्म ऑडिशन दे रही होती है लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। घर से भाग कर आई थी हीरोइन बनने का सपना लेकर, लेकिन सच्चाई यह है कि वो हीरोइन बन नहीं पाई, बस साइड रोल्स के लिए ऑडिशन दे रही थी। आपको वो आइकॉनिक सीन याद है ना, अब हंसो, अब सीरियस हो जाओ, अब रो। हनी बिल्कुल वही एक्सप्रेशन दे रही थी।
लेकिन फिर क्या होता है, डायरेक्टर उसके पास आता है और कहता है तुमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी तुम्हें ये रोल मिलेगा। ये सुनकर हनी को गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्टर को लात मार देती है। हनी अब बहुत अपसेट हो चुकी है और अकेले बैठी रहती है। तभी बनी आता है उसके लिए खाना और जूस लेकर। वह मजाक में बोलता है एक डायरेक्टर को लात पड़ गई, वो भी ऑडिशन देने वाली लड़की से। लेकिन हनी की हालत देखकर ये मजाक ठीक नहीं लगता। हनी बहुत उदास होती है और बोलती है मैं घर से भाग कर आई थी हीरोइन बनने के लिए, लेकिन अब मैं कहीं की नहीं रही। तुम बताओ क्या मेरी एक्टिंग इतनी खराब है? बनी उसे दिलासा देता है तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है, बस लोग तुम्हारा टैलेंट नहीं समझ रहे। हनी फिर कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, 3 महीने से रेंट नहीं दिया, कहीं भी जा सकती हूँ पर कोई मदद नहीं कर रहा। हनी की हालत देखकर बनी उसे एक ऑफर देता है क्या तुम सोचती हो कि मैं सिर्फ स्टंटबाजी से पैसे कमाता हूँ? मेरा एक और काम है जिसमें तुम्हें एक्टिंग करनी होगी, बस 30 मिनट किसी के साथ बिताने होंगे। हनी इसे लेकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है तुम मुझे किस लाइन पर ले जाने की कोशिश कर रहे हो? हनी जवाब देता है लाइन पर नहीं, बस एक्टिंग करनी है, बाकी कुछ नहीं करना, स्क्रिप्ट हम दे देंगे। हनी जो अब तक बिल्कुल टूट चुकी थी वो सोचने लगती है और आखिरकार डिसीजन ले लेती है कि वो बनी के साथ इस सीक्रेट काम को करेगी, क्योंकि उसकी हालत अब काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। घर से बाहर उसका सामान आ चुका था और वह भीगी हुई बारिश में अकेले एक हॉस्टल में बैठी रो रही थी। यहाँ तक आते आते हमें ये समझ में आता है कि हनी अपने टैलेंट को साबित करने के लिए इस रास्ते पर जा रही है, भले ही यह कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि हनी और उसके दोस्त जो प्लान बना रहे होते हैं, डेविड डिसूजा की एक हाईटेक डील के बारे में चर्चा कर रहे हैं। डेविड जो एक बिजनेसमैन है, आज रात एक होटल में रुकने वाला है क्योंकि कल सुबह उसे लंदन के लिए उड़ान भरनी है। टीम के पास अब बस एक रात का वक्त है और उन्हें इसे सही तरीके से मैनेज करना है। लूडो जो टीम का टेक एक्सपर्ट है वो कहता है हमें बहुत हाईटेक चीज़ों का जुगाड़ करना पड़ेगा। 1992 में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि लोग आसानी से वायरलेस के जरिए एक दूसरे से बात कर सके। लूडो को लगता है कि बिना डिवाइस और तकनीकी मदद के कोई भी मिशन सफल नहीं हो सकता। वो खुद को इस टीम का सबसे स्मार्ट मेंबर मानता है। अब वापस कहानी शिफ्ट होती है 2000 के टाइमलाइन में, जहां पर हनी को होश आ जाता है। वो उसी गाड़ी में बेहोश पड़ी हुई थी और जैसे ही उसे होश आता है वो अपनी बेटी को पेजर के जरिए एक मैसेज भेज देती है। उसकी बेटी जो सिनेमा हॉल के पास होती है, मैसेज पाकर एक शॉप में जाती है और कॉल करके कहती है मैं सिनेमा में हूँ, मुझे पिक कर लो, हनी ने बोला है। फिर हम वापस 1992 में जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि हनी ने अपने ख़राब हालात की वजह से बनी के ऑफ़र को मान लिया है। वो आती है और बनी से कहती है मैं यह काम करूंगी तुम्हारे साथ। इसी दौरान डेविड डिसूजा रिजॉर्ट में घुसते हैं और जैसे ही वो अंदर आता है उनकी नज़र हनी और उसके बॉयफ्रेंड के बीच हो रही फेक लड़ाई पर पड़ती है। हनी और बनी वायरलेस के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हनी जो कि आर्टिफिशियल गुस्से में बिल्कुल रो रही होती है, वो ये सब दिखाती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता और महंगे सामान नहीं खरीदता। ये देखकर डेविड का मन हनी की तरफ खींचता है और वो उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। हनी खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है और दोनों ड्रिंक काउंटर पर चले जाते हैं। इस बीच बनी और उसकी टीम को डेविड के कमरे में जाना होता है क्योंकि वहाँ एक कैश और एक डिवाइस है, लेकिन वो ड्राइव नहीं मिलती। टीम चुपचाप होटल से बाहर आ जाती है और हनी को इशारा करती है कि वो भी बाहर आ जाए। हनी उस आदमी को रूम तक ले जाने का बहाना करती है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे याद आ रहा है और वो बाहर चली जाती है। अब जब वो बाहर आती है तो वो बनी से पूछती है काम हुआ ना? तो बनी बताता है काम तो नहीं हुआ, शायद ड्राइव डेविड के पास ही है। हनी को चिंता होती है क्योंकि वो जानती है कि डेविड लंदन के लिए सुबह निकल जाएगा, लेकिन बनी उसे दिलासा देता है कि वो इसे मैनेज कर लेगा। फिर चाको जो कि टीम का सदस्य है कहता है लड़की इतनी इंसिस्ट कर रही है तो उसे जाने दो, लेकिन बनी का मानना है कि ये एक आसान काम नहीं है। वो समझाता है तू नहीं समझ रहा, उसके कमरे के बाहर हाई सिक्योरिटी है, अगर थोड़ी भी भनक लगी तो वो जिंदा नहीं बचेगी। हनी जो अब पूरी तरह से कमिटेड हो चुकी होती है फिर भी कहती है मैं लेके आऊँगी, डेविड को पता भी नहीं चलेगा। फिर हम देखते हैं कि हनी लिफ्ट में जाती है और डेविड से टकराती है। वो उसे बताती है मैं बॉयफ्रेंड को फिर से भूल गई हूँ, और डेविड यह सिग्नल समझ जाता है। हनी फिर डेविड के कमरे में जाती है और वहाँ उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है ताकि वो बेहोश हो जाए, और इस वक्त भी वो बनी के साथ वायरलेस में कनेक्टेड रहती है। बनी उसे बताता है 2 घंटे तक वह वैसे सोता रहेगा। हनी जो इस मिशन को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, किसी भी तरह से ड्राइव निकाल लेती है जो डेविड की जैकेट में था। जब हनी बाहर जाने वाली होती है तभी डेविड को होश आ जाता है और वो पूछता है
तुम ड्राइव लेकर कहाँ जा रही हो? इस सवाल को वायरलेस पर सुनकर बनी को पता चलता है कि हनी पकड़ी जा चुकी है। वो उसे बचाने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन लूडो और चाको उसे समझाते हैं कि वो ना जाए, क्योंकि अगर वो गया तो पूरा मिशन एक्सपोज हो जाएगा और उनकी असली पहचान भी सामने आ जाएगी। बनी बहुत दृढ़ है, कहता है मैं पूरे सबूत मिटा दूंगा, पर हनी को मैंने ही इस मिशन में डाला था, वो एक सिविलियन है। इसी बीच हनी को दिखाया जाता है जो थोड़ी घबराई हुई थी। उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा जा रहा होता है और हनी बोल पड़ती है, मैं एक्ट्रेस हूँ, मेरे चेहरे पर थप्पड़ मत मारो। उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर भी इस मुश्किल वक्त में दिखती है। फिर हनी कहती है, मुझे किसी ने कहा था कि रूम में जाना है और आपसे ही लेना है, बस 2000 के बदले। मुझे किसी के बारे में नहीं पता और मैंने किसी से बात भी नहीं की थी। वो सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है, यानी कि बनी और उसकी गैंग को। डेविड फिर पूछता है, तुम किसके लिए काम करती हो? हनी जवाब देती है, मैं किसी को नहीं जानती। इस दौरान हम देखते हैं कि बनी चुपके से डेविड के कमरे में पीछे के दरवाजे से घुसता है और डेविड के सारे लोगों को मारकर एक्शन एजेंट की तरह उन सबको हरा देता है। हनी जो यह सब देख रही होती है, शॉक्ड होती है कि उसका दोस्त जो पहले स्टंटमैन था ऐसा भी कर सकता है। बनी सबको हराकर हार्ड ड्राइव निकाल लेता है और डेविड को एक मुक्का मारकर हनी को लेकर बाहर निकल जाता है। जब डेविड को होश आता है तो वह शान को सूचना देता है कि हार्ड ड्राइव चोरी हो चुकी है और उसे होटल के बाहर जाने का आदेश देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बनी और हनी एक बाइक पर बैठे होते हैं और उनके साथ बाकी के दोस्त भी होते हैं। हनी जो लगातार सवाल पूछ रही होती है, कहती है, ये लोग कौन हैं और हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इस हार्ड ड्राइव में क्या है? तब बनी जवाब देता है, अभी सिर्फ भागने पर ध्यान दो, बाकी बाद में पता चलेगा। इस सीन में हम देखते हैं कि शान के लोग बनी और उसकी टीम का पीछा करते हुए बाइक पर होते हैं। ये चारों लोग किसी तरह भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शान के लोग उन्हें हर जगह ट्रैक कर रहे होते हैं। रोड पर एक भीषण फाइट शुरू हो जाती है जिसमें गोलियां भी चल रही होती हैं। बनी जब अपनी गन निकालता है तो हनी पीछे से शॉक हो जाती है कि वो किस जगह से निकलकर अब कहाँ पहुंच चुकी है। इस दौरान एक दोस्त जो बनी का साथी है उस फाइट में घायल हो जाता है और नीचे गिर पड़ता है, लेकिन बाकी 3 लोग किसी तरह भागने में सफल हो जाते हैं। फिर अचानक शान एक गोली चला देता है जो सीधे हनी को लगती है। बनी जो हनी के साथ है किसी तरह उसे रेस्क्यू कर लेता है और वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शान जूनी से मिलने के लिए जाता है। जूनी से बातचीत में शान पूछता है कि यह सब किसने किया। जूनी का जवाब होता है, विश्वा के लोग शायद। शान को यकीन होता है कि ये उनके ही लोग हैं, क्योंकि जितने भी एजेंट्स थे उन्होंने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया था और बहुत आसानी से अपने आप को कवर कर लिया था। वो सिर्फ एक एजेंट को ट्रैक कर पाए थे और उन लोगों में एक लड़की भी थी। फिर हमें बनी दिखता है जो अपने गुरु बाबा से मिलने गया है। गुरु ही इन लोगों को आदेश देते हैं और बनी बाबा को सारी घटनाओं के बारे में बताता है। बाबा उसे समझाते हैं और कहते हैं, तुमने एक सिविलियन को इस मिशन में शामिल क्यों किया? बनी जवाब देता है, उसने गोली खाई लेकिन अब वह ठीक है, उसने अपना काम अच्छे से किया और मुझे उस पर भरोसा है। बाबा फिर उसे समझाते हैं, भरोसा सिर्फ फैमिली पर किया जाता है बेटा, वो अभी हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। ये सीन बनी के लिए एक सीख की तरह होता है, क्योंकि गुरु का कहना होता है कि असली भरोसा हमेशा अपने परिवार और करीबियों पर रखना चाहिए। अब कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेती है। हम 2000 के रिपीट हम 2000 के हम 2000 के लाइट रिपीट हम 2000 के टाइमलाइन पर आते हैं, जहां बनी एक नाइट क्लब में गिटार बजा रहा होता है और वह अपने अगले टारगेट की तलाश में होता है। इस बीच उसे अपने फ़ोन में एक मैसेज मिलता है जो उसे अपने मिशन पर जाने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी जगह विवेक के घर में नादिया और विवेक के बीच कुछ घटनाएं हो रही होती है। विवेक ने नादिया को सिनेमा हॉल से पिक किया था। हनी जो अब तक बेहोश थी धीरे धीरे होश में आ जाती है और अपने बंधनों से मुक्त होने के बाद गाड़ी की डिक्की से सीट कवर को काट कर बाहर निकल आती है। इसके बाद वो उन दोनों को टेक डाउन कर देती है और एक्शन सीन रिपीट इसके बाद वो उन दोनों को टेक डाउन कर देती है। फ्रेंड्स, ये सीन बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की मूवी जैसा होता है। इसके बाद विवेक के घर में केडी और उसके लोग पहुंचते हैं और केडी विवेक से कहता है कि हनी ने उन्हें भेजा है माया को लेने के लिए। विवेक को शक होता है और जब केडी कहता है कि हनी ने भेजा है तो विवेक जवाब देता है कि माया उसका नाम नहीं है। फिर केडी पॉकेट से गन निकालता है और विवेक को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार देता है। इसके बाद वो लोग घर में घुसकर नादिया को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरी जगह बनी रोमानिया में होता है और उसे एक साइबर कैफे में एक मैसेज मिलता है।
वो डाटा चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है और हनी अब तक जिंदा है। फिर उसे ये पता चलता है कि वो लोग परेशानी में हैं और नैनीताल में ही कहीं हो सकते हैं। वो जल्द से जल्द नैनीताल पहुंचता है और वहां एक ऑर्फनेज के बाहर जाता है। वो उसका दरवाज़ा तोड़ता है। यहाँ हमें बनी के बचपन की कुछ यादें मिलती हैं और वो प्रेजेंट टाइम में लौटता है। इसके बाद वो सुरागों की तलाश शुरू करता है। इस दौरान वो चाको से मिलता है जो कि उसका पुराना दोस्त है और अब वो एक फैमिली मैन बन चुका है। चाको बताता है कि उसे भी डाटा मिला था कि हनी जिंदा है और उनका एक बच्चा भी है। वो अब एक शांत जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। बनी उसे बार बार चेतावनी देता है कि वो इस खतरनाक दुनिया में फिर से न घुसे, लेकिन चाको नहीं सुनता और फिर वो दोनों ऑर्फनेज के नीचे जाते हैं जहां से पुराने हथियार और गन्स निकलते हैं। वहीं दूसरी जगह नादिया, जो एक एजेंट की बेटी है, अपने होशियार तरीके से केडी और उसके लोगों से बचने की कोशिश करती है। वो बाहर से चुपचाप सब कुछ देखती है और बाहर खड़े लोगों की संख्या गिनकर तुरंत अपनी मम्मी को पेजर से संदेश भेज देती है। इसके बाद वो घर से बाहर निकलकर चिमनी के पास छुप जाती है ताकि कोई उसे देख न सके। फिर वह चुपचाप चिमनी से बाहर निकलकर सीधे मार्केट की दिशा में दौड़ पड़ती है। इस समय केडी को खबर मिलती है और वो अपने लोगों को आदेश देता है कि वो उसे ढूंढने के लिए मार्केट की ओर भेजे। तभी ऊपर से एक व्यक्ति आकर केडी को सूचित करता है कि लड़की कमरे में नहीं है, लेकिन कुछ सबूत जरूर मिल सकते हैं। इससे केडी को थोड़ा और कंफ्यूजन होता है और वो तुरंत बेस की ओर चल पड़ता है। दूसरी ओर हनी को पेजर से एक संदेश मिलता है और वो तुरंत अलर्ट हो जाती है। वो पागल सी हो जाती है और बिना देर किए गन पॉइंट पर गाड़ी रुकवाकर मार्केट की ओर दौड़ पड़ती है। फिर ये दोनों यानी कि नादिया और हनी पेजर के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। इस दौरान हनी भी अपने पास बेटी को देखती है जो इस पूरे संघर्ष और हाई ऑक्टेन सिचुएशन का हिस्सा बन चुकी है। ये सीन इस बात को और अधिक मजबूत करता है कि हर किरदार की अपनी एक कहानी है और इन सभी के बीच एक अजीब सा जुड़ाव है। फिर 1992 में दिखाया जाता है कि बनी अपने बाबा के साथ चर्चा कर रहा होता है, जिसमें वो लड़की यानी हनी पर भरोसा करने को लेकर सवाल उठाता है। बाबा का यह मानना है कि लड़की पर विश्वास करना मुश्किल है क्योंकि वो एक सिविलियन है और टीम में अब तक कोई लड़की नहीं थी। बनी इस बात को स्पष्ट करता है कि हनी पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन बाबा चुप रहते हैं और कुछ नहीं बोलते। ये वही समय है जब बनी और उसके गुरु, जिनसे वह गहरे रिश्ते में है, मिलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। बनी ने गुरु को पिता जैसा माना है क्योंकि वह बचपन में एक ऑर्फनेज में पला बड़ा था और गुरु वहीं काम करता था। इसके बाद बनी प्रोजेक्ट तलवार के बारे में बताता है। ये प्रोजेक्ट एक ऐसी ट्रैकिंग डिवाइस से जुड़ा है जो दुनिया के किसी भी व्यक्ति को ट्रैक कर सकता है, चाहे वो किसी देश का प्रधानमंत्री हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन। इस ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए किसी भी सरकार को गिराया और फिर से स्थापित किया जा सकता है, जिससे वैश्विक स्तर पर काफ़ी बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। ये प्रोजेक्ट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए इसे बेहद खतरनाक और संवेदनशील माना जाता है। इसी दौरान जूनी और शान को भी हनी की पहचान के बारे में पता चलता है। वो ये जानते हैं कि हनी की तस्वीर पहले के फुटेज में आई थी, लेकिन 4 एजेंट्स की तस्वीर कहीं नहीं थी। शान इसे एक जूनियर आर्टिस्ट से जोड़ते हुए इसे जल्द से जल्द ट्रैक करने की योजना बनाते हैं। अब हनी के फ्लैशबैक से हम उसकी दर्दनाक जिंदगी को देखते हैं। वो महल से भागकर आई थी और उसकी शादी पहले हो चुकी थी, लेकिन उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। जब वो छोटी थी तो उसके पिता महल में नौकर के रूप में काम करते थे और वहीं पर उसने गन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल छुपकर सीख लिया था। फिर हनी के होश में आने के बाद बनी उसे ये बताता है कि उसकी पुरानी पहचान को मिटाना पड़ेगा क्योंकि उसकी पहचान अब दुश्मनों के लिए ज्ञात हो चुकी है और उसकी जान को खतरा है। वो हनी को नई पहचान देने का वादा करता है और कहता है कि वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकती है। ये दिखाता है कि बनी हनी की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उसे एक नई शुरुआत देने का इच्छुक है। जब हनी बनी से उसके बारे में पूछती है जब हनी बनी से उसके बारे में पूछती है तो बनी अपनी दर्दनाक पिछली जिंदगी को शेयर करता है। वो बताता है कि उसके पिता एक पुलिस ऑफिसर थे और एक शादी में जब वो अपने मम्मी पापा के साथ गए थे तो वहाँ डकैती हुई और गोलियां चलने लगी। उसकी जान बचाने के लिए उसके पिता ने उसे छुपा दिया, जबकि वो खुद डाकुओं से लड़ते रहे। इस दौरान उसके मम्मी पापा की मौत हो जाती है और वो अकेला रह जाता है। इसके बाद वो एक ऑर्फनेज में जाता है जहाँ उसे एक नए पापा मिलते हैं और जो उसे संजीदगी से बड़ा करते हैं और उसे जीवन का उद्देश्य सिखाते हैं। ये हिस्सा बनी की पिछली जिंदगी को समझाता है और ये बताता है कि उसकी यह भूमिका हनी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बाद हम देखते हैं कि बनी और चाको हनी के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए काम कर रहे होते हैं। उन्हें हनी के पिछले ठिकाने और लोकेशन की जानकारी मिलती है। ये दिखाता है कि हनी को ढूंढने के लिए वे पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हनी की लोकेशन अब सुरक्षित नहीं है और कोई उसे भेजने का प्रयास कर रहा है।
फिर हनी की सेफ हाउस के बारे में जानकारी मिलने पर बनी उसे चेक करने के लिए निकल पड़ता है। जब हनी अपनी बेटी के साथ उसी सेफ हाउस की ओर जा रही होती है तो ये सीन हमें ये संकेत देता है कि दोनों के रास्ते अब एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां दोनों के बीच की कनेक्शन और विश्वास की एक नई परत खुलती है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम 1992 में लौटते हैं, जहां हनी और बनी की जिंदगियों का चक्र पूरी तरह से बदल जाता है। हनी को एक सुरक्षित घर में रखा जाता है ताकि उसकी पहचान को छुपाया जा सके और उसे दुश्मनों से बचाया जा सके। और हाँ, बनी हमेशा उसकी मदद के लिए मौजूद रहता है। अब बनी को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह हनी के लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक सच्चा रक्षक बन चुका है। हनी को सिनेमा का बहुत शौक था तो बनी उसे सिनेमास की कैसेट्स लाकर देता था ताकि वो थोड़ी राहत महसूस कर सके। फिर दोनों में इस तरह एक गहरी दोस्ती बनने लगती है। लेकिन क्या होता है जब दोस्ती से कुछ ज्यादा हो जाए? हनी की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अपनी पुरानी पहचान और जीवन को छोड़ चुकी हनी अब एक नया सपना देख रही होती है। वो बनना चाहती थी एक एजेंट, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि बनी है। हनी से जब ये बात निकलती है तो पहले बनी थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन हनी की आंखों में खास आक्रामकता और उद्देश्य को देखकर वो मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन ये सब आसान नहीं होने वाला। अब हम देखते हैं बनी ने हनी को ट्रेनिंग देना शुरू किया। हैंड कॉम्बैट, गन यूज, कम्युनिकेशन स्किल्स और एजेंट बनने के हर छोटे बड़े कदम। हनी धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगती है और अपनी क्षमता का एहसास करती है। अब हनी पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी, तेज और चतुर हो चुकी थी। वो एक ऐसी लड़ाई में कूद चुकी थी जहां सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं बल्कि दिमागी समझ भी चाहिए होती है। बनी जब अपनी ट्रेनिंग पूरी करवा चुका था तो उसे एक और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। अचानक ही एक फोटो सामने आती है डॉक्टर रघु की। बाबा और बाकी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि ये शख्स अमेरिका में बैठकर भारत में बड़े बड़े खेल खेल रहा है। और फिर पता चलता है कि डॉक्टर रघु की एक आईटी कंपनी है जो दिखने में तो एक सामान्य आईटी फर्म लगती है, लेकिन अंदर चल रहा काम प्रोजेक्ट तलवार से जुड़ा हुआ है। अब ये प्रोजेक्ट सिर्फ किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता था। बाबा कहते हैं इस प्रोजेक्ट को किसी भी हालत में सफल नहीं होने देना है। अब हनी पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी और बाबा ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। हालांकि बाबा को लड़कियों पर भरोसा नहीं था, लेकिन हनी की बहादुरी और मेहनत देखकर वो उसकी काबिलियत को मानता है। अब हनी और बनी दोनों एक टीम की तरह काम कर रहे थे, लेकिन किसी भी टीम की तरह यहाँ भी खतरे थे और हनी को इन खतरों का सामना करना था। जब सेफ हाउस की लोकेशन का पता चलता है, बनी और चाको जब सेफ हाउस की ओर बढ़ते हैं तो पहले से ही दुश्मन उनकी राह में खड़े होते हैं। केडी और उसकी टीम ने उन्हें घेर लिया था। एक एक करके दुश्मनों को धराशायी करते हुए बनी और चाको अपनी राह पर बढ़ रहे थे, लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। केडी और बनी के बीच जोरदार टकराव होता है। केडी जानता था कि बनी उसके लिए कोई मामूली आदमी नहीं है। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला चलता है और आखिरकार बनी को केडी से भागना पड़ता है, लेकिन उसकी एक आखिरी चाल के साथ एक ग्रेनेड। अब दूसरी ओर हनी अपनी बेटी के साथ सो रही होती है, उभरते हुए खतरों से अनजान। केडी के लोग धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही हम सब ये देख रहे होते हैं, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या हनी और उसकी बेटी के लिए खतरा मोल ले लिया गया है? क्या बनी समय पर पहुंच पाएगा? ये सब सवाल दिमाग में आते हैं और कहानी हमें अगले एपिसोड की ओर खींचती है, जहां हम देखेंगे कि क्या होता है हनी और बनी के साथ। सो फ्रेंड्स, आज का ये एक्सप्लेनेशन यही खत्म होता है। इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं जल्द ही हाजिर होंगी। तब तक के लिए बने रहिए फन एंड चिल के साथ और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।